नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ बिहार स्पेशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? हमारा प्रश्न है कि बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में नुहानी कबीलों का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में नुहानी कबीलों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। ध्यान रखेंगे, कौन से कबीले? नुहानी कबीलों का। अगला प्रश्न है, बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया? तो बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय जो है वो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया जाता है। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारण का कार्य करती हैं? तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारण का काम करने वाली जो नदियां हैं वो हैं कर्मनासा, गंडक और घाघरा। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारण का कार्य कौन कौन सी नदियां करती हैं? तो ये नदियां हैं कर्मनासा नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। कौन कौन सी नदियां? कर्मनासा, गंडक और घाघरा नदियां। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति, जरा ध्यान देंगे, कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल की कार्तिकेय की मूर्ति जो है ना वो बिहार के शाहाबाद से प्राप्त होती है। हमारा प्रश्न है कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो गुप्त काल की सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो है वो बिहार के शाहाबाद से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? बिहार के शाहाबाद से प्राप्त हुई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो खुदीराम बोस के वकील का नाम था कालिदास वसु। जरा ध्यान देंगे, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील का नाम था कालिदास वसु। अगला प्रश्न देखते हैं। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो जो जीविका है उसका मूल उद्देश्य बिहार से गरीबी का उन्मूलन करना है। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि जीविका बिहार सरकार की जो एक योजना है इसका उद्देश्य क्या है? तो जीविका का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। बिहार सरकार की एक योजना जीविका का उद्देश्य जो है वो बिहार से गरीबी का उन्मूलन करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किस राज्यपाल के कार्यकाल में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लगा था? तो बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन जो लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन नित्यानंद कानूनगो के राज्यपाल रहते हुए लगा था। यानी बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे बिहार के राज्यपाल? नित्यानंद कानूनगो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को, जरा विद्यापति का नाम ध्यान रखिएगा, बिहार के इतिहास में ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और विद्यापति की कृति का नाम है न्यायकंडिका। विद्यापति की कृति का नाम है न्यायकंडिका। अगर कभी आपसे पूछे पुस्तक का नाम देकर तो आप ध्यान रखेंगे विद्यापति की कृति का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है न्यायकंडिका। तो सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था? तो ये शासक थे इब्राहिम शाह सरकी। विद्यापति जो थे वो इब्राहिम शाह सरकी के दरबारी थे। ये इब्राहिम शाह सरकी के राज दरबार में रहा करते थे। विद्यापति को इब्राहिम शाह सरकी का संरक्षण प्राप्त था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो गया जी में जो रबर डैम बना हुआ है इसकी कुल लंबाई है 441 मीटर, 441 मीटर। फिर से देखेंगे, फाल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी की कुल लंबाई कितनी है? तो 441 मीटर। इस डैम की कुल लंबाई है 441 मीटर, 441 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं।
शेर शाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में बांटा था? ये सरकार या परगना वर्तमान जिलों के समान प्रशासनिक इकाई हुआ करते थे। यानी आज के समय में जैसे जिले का प्रशासन एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चलाता है, एक डीएम चलाता है, उसी समय शेरशाह के शासनकाल में जिले के समान ही सरकार का संरचना निर्माण किया गया था, जिनके प्रशासन के लिए एक प्रशासनिक पदाधिकारी होते थे। तो शेरशाह ने अपने पूरे साम्राज्य को प्रशासन की सुविधा के लिए सरकारों में विभाजित किया हुआ था, और शेरशाह के शासनकाल में इन सरकारों की संख्या 47 हुआ करती थी। जरा फिर से देखेंगे, शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को कितने सरकारों में विभाजित किया था? तो शेरशाह ने अपने संपूर्ण साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो बिहार के पहले लोकायुक्त थे वासुदेव सोहोनी। बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? वासुदेव सोहोनी। यहां पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे? तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त थे वासुदेव सोहोनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का जो कमिश्नर था वो था विलियम टेलर। जरा नाम को ध्यान रखेंगे, विलियम टेलर। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो पटना डिवीजन का कमिश्नर विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहां खोला गया? तो बिहार का पहला जिला स्कूल जो कि 1835 में खुला था वो पटना में खोला गया था। फिर से ध्यान देंगे, बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कब खोला गया? 1835 में खोला गया। और कहां खोला गया? तो पटना में खोला गया। तो बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल कहां खोला गया? तो बिहार में 1835 में पहला जिला स्कूल पटना में खोला गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर के पठार में चूना पत्थरों की अधिकता है। कैमूर के पठार में चूना पत्थर की अधिकता है। यह चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए कैमूर क्षेत्र में, के पठारी क्षेत्र में सीमेंट उद्योग की बहुलता है, क्योंकि सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा पदार्थ के तौर पे प्रयोग करते हैं हम चूने पत्थर का, इसलिए। तो कैमूर के पठार जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना 1974 में की जाती है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा की स्थापना 1974 में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में विधान परिषद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो जरा ध्यान देंगे, बिहार का गठन होता है 22 मार्च 1912 को। बिहार का गठन होता है 22 मार्च 1912 को, और बिहार विधान परिषद की पहली जो बैठक है, बिहार विधान परिषद की पहली जो बैठक है वो होती है 20 जनवरी 1913 को। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक होती है 20 जनवरी 1913 को। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब होती है? 20 जनवरी 1913 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, घाघरा सरयू नदी को ही बिहार में घाघरा कहा जाता है, बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो घाघरा नदी जो है वो गंगा से रिविरगंज में मिलती है। घाघरा नदी, जिसको बिहार में सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है, घाघरा नदी और सरयू नदी एक ही नदी के दो नाम है। तो घाघरा नदी या सरयू नदी बिहार में रिविरगंज के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। कहां पे? रिविरगंज के पास बिहार में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान, महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखिएगा। बिहार में फल अनुसंधान और विकास संस्थान कहां स्थित है? तो बिहार में फल अनुसंधान और विकास संस्थान का मुख्यालय भागलपुर में है। महत्वपूर्ण संस्थान है, इसका नाम ध्यान रखेंगे।
फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो बिहार में फल अनुसंधान एवं विकास संस्थान भागलपुर में स्थित है, भागलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देख। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो बिहार में पहली बार पक्षी जनगणना जो होता है वो अप्रैल 2022 में किया जाता है। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती कब की गई थी? तो बिहार में पहली बार पक्षियों की गिनती जो है वो अप्रैल 2022 में कब की जाती है? अप्रैल 2022 में की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। मतलब कौन सा झील कहाँ स्थित है? तो जगतपुर झील जो है वो भागलपुर में स्थित है, बिल्कुल सही। मत्स्यगंधा झील सहरसा में स्थित है, बिल्कुल सही। खड़गपुर झील मुंगेर में स्थित है, यह भी बिल्कुल सही। अजय झील रोहतास में, गलत। अजय किसी झील का नाम नहीं अपितु एक नदी का नाम है, ठीक है। अजय किसी झील का नाम नहीं है अपितु यह एक नदी का नाम है। तो जगतपुर झील भागलपुर में, मत्स्यगंधा झील सहरसा में, बिल्कुल सही है। और खड़गपुर झील मुंगेर में, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा जोड़ा गलत है? तो हमारा ऑप्शन सी गलत है। अजय झील रोहतास में नहीं है। अजय किसी झील का नाम नहीं है अपितु यह एक नदी का नाम है, यानी अजय झील रोहतास में नहीं होगा। जगतपुर झील भागलपुर में है, मत्स्यगंधा झील सहरसा में स्थित है और खड़गपुर झील मुंगेर में स्थित है। तीनों झीलों की स्थिति को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।